हाय एवरीवन, सरस्वती एकेडमी मुंगावली में आपका स्वागत है। तो आप भी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी के वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक वाक्य मुख्य रूप से चार चीजों से मिलकर बनता है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहले तो इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं, उसके बाद वाक्य बनाना सीखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। किसी वाक्य में जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, वह वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अब आप काम से ये मत समझना कि कोई मेहनत या मजदूरी की बात हो रही है। अरे काम से मतलब कोई क्रिया, जैसे सोना, उठना, खाना, पीना, बोलना, बतियाना। एक बात और, किसी वाक्य का सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। वह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई सर्वनाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे देव आम खाता है। अब बताइए इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? देव। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? देव। ऐसे ही देव बगीचे में। अब किसके बारे में बात हो रही है? देव के बारे में। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? देव। चलो अब आप बताओ सब्जेक्ट क्या है। हम क्रिकेट खेलते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? जवाब है हम। चलिए अब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। दीपक स्कूल जा रहा है, दीपक स्कूल जा रहा था और दीपक स्कूल जा रहा होगा। अब आप बताइए इन तीनों वाक्यों में क्या अंतर है? 3, 2, 1। इन तीनों वाक्यों में एक अंतर है, समय का। क्योंकि पहले वाक्य के आखिर में है शब्द है जो बता रहा है कि अभी की बात है, दूसरे के आखिर में था शब्द है जो बता रहा है कि बीते हुए समय की बात है, और तीसरे के आखिर में होगा शब्द है जो बता रहा है कि भाई जो बात है वो आने वाले समय की है, अभी की बात नहीं, आने वाले समय की बात है। जैसे हिंदी में हमारे पास तरह तरह के शब्द होते हैं जो समय, काल या काम की स्थिति के बारे में बताते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें किसी काम के समय के बारे में बताते हैं या उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं। ऐसे शब्दों को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये है अंग्रेजी के कुछ हेल्पिंग वर्ब। जैसे एजएमआर वर्तमान के बारे में बताते हैं, आप जानते हैं। वॉच वर्ब बीते हुए समय के बारे में बताते हैं। विल बी आने वाले समय के बारे में बताते हैं ना। अब हम मेन वर्ब को समझते हैं। ऐसे शब्द जो किसी क्रिया या कार्य को करते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, नहाना धोना, घूमना फिरना इत्यादि के बारे में बताते हैं, वर्ब कहलाते हैं या मेन वर्ब कहलाते हैं। अंग्रेजी कुछ कॉमन वर्ब हैं: गो, कम, स्लीप, वॉक, टॉक, लिसन। इस तरह की और भी वर्ब आपको मिल जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वर्ब तो ठीक है, लेकिन इतने सारे फॉर्म क्यों होते हैं इनके? कभी गो तो कभी वेंट, कभी गॉन, कभी गोइंग। जब भाई काम एक है तो वर्ब का फॉर्म भी एक होना चाहिए, फिर इतने सारे क्यों होते हैं? आपने एक चीज को नोटिस किया, हिंदी में भी क्रिया को कई रूप में बोला जाता है। जैसे एक वर्ब है जाना, तो कभी आप गया बोलते हो, कभी जा चुका, कभी जा रहा, है ना। तरह तरह से आप बदलते हो। ऐसे इंग्लिश में बदलना होता है, इसलिए इंग्लिश में फॉर्म होते हैं। इंग्लिश में वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, आप इस तरह से इनको याद भी कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में ना आपको डेली यूज की 100 वर्ब के बारे में भी बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अगर हम एक वाक्य में से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को निकाल दें, तो अब जो कुछ भी रह जाएगा ना वह ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देव इज गोइंग टू मार्केट, यह है वाक्य। इसमें देव एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। टू मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा? टू मार्केट, जो ऑब्जेक्ट है और इस पे ही काम हो रहा है। दूसरी तरह से आप कह सकते हैं जैसे मैं आम खा रहा हूं, इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट हूं। ठीक है, अब काम किस पे हो रहा है? आम के ऊपर, तो आम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो कई तरह से आप समझ सकते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, नाउन भी आते हैं, प्रोनाउन भी आते हैं, प्रीपोजिशन भी आते हैं, बहुत सारी चीजें मिलकर ऑब्जेक्ट बनती हैं। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट वाक्य के अंत में होता है। ठीक है।